सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। बात करते समय हम कहीं ना कहीं थोड़ा रुकते हैं। बोलते तथा लिखते समय उचित स्थान पर विराम देने से बात को समझने में सहायता मिलती है। यानी कि जब हम बात करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, तो हम वहां पे बीच बीच में रुकते हैं। तो वो हम क्यों रुकते हैं? क्योंकि वहां पे विराम चिन्ह लगे होते हैं। तो अगर हम वाक्यों में थोड़ा बहुत ठहराव लाते हैं तो हम वाक्य का जो भाव होता है उसे समझने में हमें आसानी होती है। तो वाक्य बोलते या लिखते समय भाषा में स्पष्टता लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से कभी कभी अर्थ बदल जाता है, जैसे पढ़ो मत लिखो, यानी कि पढ़ने को कहा जा रहा है। अगला है पढ़ो मत लिखो, लिखने को कहा जा रहा है। तो दोनों वाक्यों में हमने देखा कि दोनों वाक्यों में शब्द समान है, लेकिन यहाँ पे क्या फर्क है? विराम चिन्ह का फर्क है। पढ़ो के बाद विराम चिन्ह लगाया गया है, तो इसलिए इसका अर्थ अलग हो गया। यहाँ पे पढ़ो मत के बाद विराम चिन्ह लगाया गया है, तो इसका अर्थ अलग हो गया। तो इसलिए विराम चिन्हों के द्वारा वाक्य का जो अर्थ है वो बदल जाता है। तो मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार है। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। वाक्य पूरा होने पर उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक, इच्छावाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों में अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम वाक्यों में हमें पता चलता है कि वाक्य खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, तो उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो पूर्ण विराम चिन्ह से ही हमें पता चलता है कि जो वाक्य है वो पूरा हो चुका है। अब जैसे हमें यहाँ वाक्य दिया गया है, किसान खेत को पानी दे रहा है। ऐसे ही अगला है यहाँ मत बैठो। तो यहाँ पे वाक्य के अंत में किसका प्रयोग किया गया है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब अगला है हमारा अल्प विराम। वाक्य बोलते समय जब हम बहुत थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे चिड़ियाघर में शेर, हिरन, भेड़िया तथा भालू थे। तो हमने यहाँ पे इस वाक्य में हम शेर के बाद थोड़ी देर रुके, फिर हिरन, फिर भेड़िया, फिर तथा भालू। तो हम क्यों रुके? क्योंकि यहाँ पे अल्प विराम लगाया गया है, इसलिए हम इस वाक्यों में हर एक शब्द के बाद रुके हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम अल्प विराम कहेंगे। ऐसे ही अगला है हमारा अर्ध विराम। वाक्य लिखते या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमन घर आया, बस्ता रखा और खेलने चला गया। तो एक बड़ा वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अब अगला है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम वाक्यों में प्रश्न पूछते हैं तो उसके अंत में हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम कहाँ थे, तुम्हारा क्या नाम है। तो हमने देखा इस वाक्यों के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब अगला है हमारा विस्मय सूचक। मन के भाव यानी हर्ष, खुशी, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हाय मैं तो लुट गई, अरे तुमने ये क्या किया। तो इसमें हम क्या प्रकट कर रहे हैं? अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं वाक्य में। तो जिस वाक्य से हम अपने भाव प्रकट करते हैं उस वाक्य के बाद यानी उस शब्द के बाद हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब अगला है हमारा योजक चिन्ह। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला या तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं या शब्दों को जोड़ते हैं तो वो क्या होता है? हमारा योजक चिन्ह के द्वारा किया जाता है। जैसे फूल सी, थोड़ा सा, दूध जैसा। ऐसे अगला है माता पिता, लड़का लड़की आदि अन्य शब्द।
अब अगला है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक हरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, किताब, वस्तु या व्यक्ति का नाम विशेष रूप से लिखने के लिए किया जाता है। यानी कि जब हम वाक्य में किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, उसे हम विशेष रूप से लिखना चाहते हैं वाक्य में, तो उसे हम क्या कहें, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे है रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे, तो यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग किया है, एक हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात यानी कि कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। यानी कि जब हमें किसी की बात को जैसा उसने कहा है वैसा ही बताना है, तो उसके लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो आगे बढ़ो, अज्ञान का अंधकार दूर करो। तो यहाँ पे इस वाक्य को लिखने के लिए हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। अब अगला है हमारा लाघव चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। यानी कि जब हमें किसी शब्द को संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में लिखना है, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, लाघव चिन्ह के द्वारा लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ये शब्द है डॉक्टर, तो डॉक्टर को अगर हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे डॉ, फिर उसके आगे हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही प्रश्न को अगर हम लिखेंगे प्र, उसके बाद हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों हमने सीखा वाक्य लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग करने से भाषा स्पष्ट हो जाती है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। किसी के कथन को त्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।